हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तानी बॉर्डर पर आधा दर्जन संदिग्ध दिखने से मच गया दहशत। जी हां, 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले का बहुत बड़ा खतरा बताएंगे दोस्तों। अभी से ही भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश में है पाकिस्तान, तो वहीं दोस्तों उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां फिर एक बार भारत में घुसने की कोशिश में दिखाई दिए हैं 300 से भी ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू। जी हां, बताएंगे। इसके बाद अमित शाह जी ने, केंद्र सरकार ने इन हिंदुओं की रक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम उठा दिया है दोस्तों। एक नई कमेटी बना दी है। बताएंगे उस कमेटी का क्या काम होने वाला है। क्या उनको बॉर्डर से अंदर बुला करके उनकी रक्षा की जाएगी या फिर बांग्लादेश में उनकी रक्षा की जाएगी, क्या कहती है कमेटी, साथ ही साथ आपको बताएंगे। एक तो वैसे ही बांग्लादेशी हिंदू परेशान है, हथेली पर जान लेकर घूम रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ कट्टरपंथी मौलाना ने ऐसा बयान दे दिया है दोस्तों, कह दिया है कि हिंदुओं के पास दो विकल्प है, तलवार या फिर इस्लाम कबूल करना। बताएंगे आखिर किस कट्टरपंथी मौलाना ने ये बयान दिया है। तो वहीं दोस्तों अमृतपाल सिंह बना रहेगा सांसद या फिर सांसदी कर दी जाएगी खत्म। बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या आया है ऑर्डर, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां स्वतंत्रता दिवस मनाने से पहले ही पाकिस्तानी बॉर्डर पर आधा दर्जन संदिग्ध दिखने से मच गया दहशत। बता दें, भारत पाकिस्तान सीमा से सटे पठानकोट को देश के सबसे संवेदनशील जिलों में गिना जाता है। आतंकी घटनाओं के कारण पठानकोट अक्सर हाई अलर्ट पर रहता है। खासकर 15 अगस्त और 26 जनवरी के करीब आते ही पठानकोट समेत बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से पठानकोट में संदिग्धों को देखे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। अब पठानकोट के बामयाल सेक्टर में आधे दर्जन संदिग्ध देखे गए हैं। इसकी जानकारी गाँव वालों ने पुलिस को दी है। पुलिस और सेना ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह मामला भारत पाकिस्तान सीमा से सटे बामयाल सेक्टर का है, और यहाँ मौजूद रमकालवा गांव में बीती रात लगभग 6 संदिग्ध देखे गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि संदिग्धों ने सेना जैसी वर्दी पहनी थी। गांव के लोगों ने यह जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने भी फौरन मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू कर दी है। सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभालते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, मगर अभी तक किसी भी संदिग्ध की शिनाख्त ना हो सकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, चश्मदीदों ने गवाह में सच्चाई बताते हुए कहा है कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक राम कालवा गाँव के निवासी अभिषेक कुमार ने संदिग्धों को इसकी बड़ी जानकारी दी। ऐसे में दोस्तों अब ये माना जा रहा है कि 15 अगस्त के मौके पर, भारत में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर को दहलाने की पाकिस्तान फिर एक बार नापाक साजिश करने में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बड़ी खबर बता दें, फिर एक बार भारत में घुसने की कोशिश की है 300 बांग्लादेशियों ने। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हिंदू समुदाय खास करके माने जा रहे हैं। जलपाईगुड़ी में हुए एकत्रित बॉर्डर पर रोक रहे हैं बीएसएफ जवान। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय पर लगातार हो रहे हमलों के बीच 300 बांग्लादेशी भारत के जलपाईगुड़ी जिले के समीप एकत्रित हुए। वो भारत आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ फोर्स ने उनको हटा दिया। दरअसल बांग्लादेश में जब से आरक्षण की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हिंसा में बदला, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता चला गया। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल किए गए। हालांकि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख रूप में शपथ ली है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश के हिंदू समुदाय दर दर भटक रहे हैं दोस्तों, काफी ज्यादा परेशान हालत में नजर आ रहे हैं, और वो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करने की किसी भी कीमत पर उनको भारत में शरण मिल जाए ताकि वो अपनी जान को बचा सके। आपको बता दें, इससे पहले भी 1000 की मात्रा में बांग्लादेशी हिंदू समुदाय भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक बार अब ये इंडिया टीवी की खबर निकलकर सामने आई है, जहां 300 से भी अधिक मात्रा में हिंदू बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है दोस्तों। अमित शाह जी ने एक नई कमेटी बना दी है इन हिंदू समुदाय को, अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने बांग्लादेश में चल रहे हालात को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा यानी आईबीबी पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ बातचीत बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जी हाँ, अमित शाह जी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बांग्लादेश में जारी हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा यानी आईबीबी पर मौजूदा हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति गठित की है, और यह समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और इस समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। ऐसे में भारत की मोदी सरकार अमित शाह जी ने यह फैसला लेकर के दिखा दिया है कि हमें वाकई में इन अल्पसंख्यकों की बहुत ज्यादा चिंता है और इनको किसी भी कीमत पर कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगर आप भी भारत द्वारा उठाए
के इस कदम का समर्थन करते हैं दोस्तों, तो गुड डिसीजन कहना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ और क्या क्या सही फैसले लिए जा सकते हैं इन बांग्लादेशी हिंदू समुदाय अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। दैनिक भास्कर का ये ग्राउंड रिपोर्ट है, जहां पर भारत में लगातार घुसने की कोशिश में जुटे हुए हैं ये सैकड़ों हिंदू बांग्लादेशी। बीएसएफ जवान बॉर्डर पर उनको रोक रहे हैं। 5 राज्यों के 5 चेक पोस्ट पर से आंखों देखी रिपोर्ट जारी की गई है बांग्लादेशी हिंदू समुदाय को लेकर दैनिक भास्कर ने। जी हाँ दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें इतनी बुरी हालत है हिंदुओं की बांग्लादेश में, जहां पर आपको खबर हमने बताई थी कि भीड़ ने होटल जला दिया, जहां 25 लोग जिंदा जल गए थे और हिंदू समुदाय के लोग बचने के लिए 4थी मंजिल से भी कूदे, टूटे हाथ पैर लेकर भी बांग्लादेश से वापस लौटे हैं भारतीय। जी हाँ दोस्तों, ये हालत है बांग्लादेश में हिंदुओं की, भारतीयों की। तो वहीं आपको बता दें एक ऐसी खबर हम आपको बताने वाले हैं जहां पर आपका भी खून खौल उठेगा दोस्तों। दरअसल बांग्लादेश से हिंदुओं को सफाया करने की एक कट्टरपंथी मौलाना जहर उगलते बयान दे रहा है, कह रहा है कि हिंदुओं के पास 2 विकल्प है, या तो अपनी मौत को देखे या फिर इस्लाम को कबूल कर ले। जी हाँ, बांग्लादेश की मीडिया में देश भर से हिंदू समुदाय के घरों और उनके मंदिरों पर हमले की रिपोर्ट जारी की जा रही है और इन खबरों के बाद से दुनिया भर में कई कट्टरपंथी ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने खुशी जताई है। कुछ तो बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की उम्मीदें भी करने लगे हैं। खुद को इस्लामी विद्वान बताने वाले अबू नज्म फर्नांडो बिन अल इस्कंदर ने बांग्लादेश से हिंदुओं को पूरी तरह से मिटा देने की अपील की है। उसने ट्वीट में इस्लामी न्याय शास्त्र का हवाला देते हुए कहा है कि हिंदुओं के पास केवल 2 विकल्प हैं, जिसमें पहला मौत को गले लगाना है और दूसरा है इस्लाम को कबूल करना। जी हाँ, नवभारत टाइम्स की ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल खुद को पीएचडी छात्र बताने वाले अल इस्कंदर ने ट्वीट में कहा है कि मुझे ये जानकर बहुत राहत हुई है कि अहले सुन्ना इस्लामी न्याय शास्त्र की 4 में 3 विचारधाराएं कहती हैं कि हिंदुओं के पास केवल 2 ही विकल्प होने चाहिए, पहली तलवार और दूसरा इस्लाम को अपनाना। दोस्तों, कट्टरपंथी मौलाना ने आगे जहर उगलते हुए लिखा है कि हिंदुओं को शुक्रगुजार होना चाहिए कि अभी उनका सामना हनफी से हो रहा है, ना कि मलीफी से, शैफी या हनबली से। ये सभी सुन्नी मुसलमानों में मुस्लिम कानून की 4 प्रमुख स्कूल यानी विचारधारा है। यानी इतना बड़ा दोस्तों भयंकर तरीके से जहर उगला है इस कट्टरपंथी मौलाना ने कि हिंदुओं को या तो मर जाना चाहिए तलवार से या फिर इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। ये 2 ही रास्ते हैं इनके पास। ऐसे में इस कट्टरपंथी मौलाना को अगर आप भी जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि अभी वो समय चल रहा है जहां पर काफी ज्यादा मामला सेंसिटिव होने वाला है और इस सेंसिटिव मुद्दे पर इस प्रकार का बयान देना वाकई में अगर आप भी मानते हैं कि ये मौलाना उतना ही बड़ा मुजरिम है जितना एक बंदा जो किसी की कत्ल कर दे, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें 3 लाख का इनामी एनआईए का मोस्ट वांटेड गिरफ्तार। जी हाँ, कितना खतरनाक है। दिल्ली में गिरफ्तार आईएसआईएस का ये आतंकी रिजवान। बता दें 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की तैयारियां चल रही हैं। राजधानी दिल्ली में नेशनल लेवल के प्रोग्राम के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक चप्पे चप्पे पर सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है। हर आने जाने वालों की चेकिंग चल रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दरियागंज इलाके से आईएसआईएस के आतंकी रिजवान को दबोचा है। मुखबिर की सूचना पर रिजवान को दबोचा गया। उससे .30 बोर की पिस्टल, 3 कारतूस, 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इस बीच उसके बारे में कुछ खुलासे भी हुए हैं। वो आईएसआईएस मॉड्यूल का खतरनाक आतंकी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को काफी समय से आतंकी रिजवान की तलाश थी। उसे साल 2018 में पकड़ा गया था, लेकिन पूछताछ करने के बाद उसको छोड़ दिया गया था। इसके बाद से वो लगातार एनआईए और पुलिस को चकमा देता आ रहा था। तो वहीं बता दें टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक खुद करेगा हाई कोर्ट में जी रहे। जी हाँ, वर्चुअल कोर्ट के जरिए अपना पक्ष रखने की मिली इजाजत। जी हाँ, टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने यासीन मलिक को अगली सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जी रहे करने की इजाजत दी है। कोर्ट ने यासीन मलिक से मामले में लिखित दलील को जमा करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को 3 बजे होगी। यासीन मलिक के मामले की सुनवाई के दौरान फिजिकली कोर्ट में जिरह करने की मांग की थी। कोर्ट ने यासीन मलिक के लिए एमिकस की नियुक्ति का सुझाव दिया। साथ ही ये भी सुझाव दिया है कि यासीन मलिक अपनी तरह से मामले में किसी वकील का नाम सुझा सकते हैं जो उनकी तरफ से जी रह करे। यासीन मलिक ने कोर्ट के दोनों सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। यासीन ने कहा कि वो खुद मामले की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जी रह करेगा। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें भारत के लिए पाकिस्तान रणनीतिक खतरे से भी ज्यादा खतरनाक। जी हाँ, पड़ोसी देशों के हालात पर शौर्य डोभाल का बड़ा बयान। बता दें भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा से ही विवाद बना आ रहा है। अब भाजपा नेता और इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक शौर्य डोभाल ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रणनीतिक खतरे से ज्यादा अब भारत के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। इसकी वजह यही है कि भारत ने अपने पड़ोसी देश पर बढ़त हासिल कर ली है। डोभाल ने कहा कि भारत की विशेषता उसकी आर्थिक वृद्धि है, लेकिन उन्होंने इस वृद्धि को समर्थन देने तथा रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए पाकिस्तान और चीन सहित अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को संभालने पर जोर दिया है। इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक ने साइबर आतंकवाद से लड़ने
के लिए निजी खिलाड़ियों को शामिल करने का भी समर्थन किया और उन्होंने पूरी तरह कानूनी तथा सैन्य उपायों पर निर्भर रहने के बजाय व्यापक सामाजिक प्रतिक्रिया का आह्वान किया है। तो वहीं बता दें, बांग्लादेश में नई सरकार की कमान थामने वाले मोहम्मद यूनुस आखिर क्यों फूट फूट करके रोने लगे, बता दें। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेता चुने जाने के बाद गुरुवार दोपहर को प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को हिंसा और अराजकता से बचाने की भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि यदि आपको मुझ पर भरोसा है तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि देश में कहीं भी और किसी पर भी हमला ना करें। ये हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हिंसा को रोका जाए। उन्होंने कहा कि ये मैं आप लोगों से वादा चाहता हूं। ऐसा कहते हुए वो बेहद भावुक हो गए। दोस्तों बता दें कि यूनुस द्वारा गुरुवार को मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ के दौरान समारोह के दौरान भारतीय उच्चायुक्त भी उसमें शामिल हुआ। जी हाँ, भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा जी मौजूद रहे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल मोहम्मद यूनुस को लेकर यही उठ रहा है कि क्या वो रोक पाएंगे हिंदुओं पर हमले। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या ये हिंदू पर हो रहे अत्याचार को रोक पाएंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों, और जो कहते हैं नहीं वो कारण भी बताइएगा। तो वहीं बता दें, इतना ही नहीं, भारत के शेख हसीना को शरण देने पर खालिदा जिया की पार्टी हुई नाराज। कहने लगे अगर आप हमारे दुश्मन की मदद करते हैं तो उस आपसी सहयोग का सम्मान करना मुश्किल हो जाता है। बता दें, हसीना की भारत में शरण से खालिदा जिया की पार्टी नाराजगी जाहिर की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गायेश्वर राय ने कहा कि बीएनपी बांग्लादेश और भारत के बीच आपसी सहयोग का समर्थन करती है। हालांकि अगर आप हमारे दुश्मन की मदद करते हैं तो उस आपसी सहयोग का सम्मान करना बेहद मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की चिंता है कि भारत ने शेख हसीना की सत्ता में वापसी का समर्थन किया। तो दोस्तों वही बता दें, अमेरिका से बहुत बड़ी खबर, पोल सर्वेक्षण में डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकली कमला हैरिस। लगातार बढ़ रही है इनकी लोकप्रियता। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी सर्वे में ट्रंप से भी आगे निकल चुकी है कमला हैरिस। दरअसल अमेरिका के नए चुनावी सर्वेक्षण में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकल गई है। ये खबर ट्रंप समर्थकों के लिए बहुत बड़ा झटका देने वाला है। नए चुनावी सर्वेक्षण कमला हैरिस ट्रंप से 5 अंक से आगे हैं। बता दें कि कमला हैरिस ने 21 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए उस वक्त चुनावी दौड़ में प्रवेश किया। मौजूदा राष्ट्रपति 81 वर्षीय राष्ट्रपति बाइडेन ने अपना नाम वापस लेते हुए अभियान बंद कर दिया। पिछले 27 जून को ट्रंप के खिलाफ प्रेसिडेंशियल बहस में खराब प्रदर्शन के बाद बाइडेन पर लगातार दौड़ से पीछे हटने का दबाव था। इसके बाद उन्होंने हैरिस का समर्थन किया। गुरुवार को प्रकाशित इप्सोस पोल के अनुसार आगामी 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में डेमोक्रेट कमला हैरिस रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप से 37% से के मुकाबले 42% से आगे हैं। सर्वेक्षण में पाया गया है कि हैरिस ने 22 से 23 जुलाई के राइटर्स इप्सोस सर्वेक्षण के बाद से अपनी बढ़त बना ली है, जिसमें उन्हें ट्रंप पर 37% से 34% तक बढ़त मिली है। ऐसे में आपके नजरिए से दोस्तों कौन होने वाला है अमेरिका का नया राष्ट्रपति? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और आप लोग किनको बनते हुए देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। तो वहीं बता दें, पूर्व पीएम इमरान खान ने शहबाज सरकार को कह दिया मूर्ख, कहा जल्द होगा सत्ता का अंत। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इमरान खान ने गुरुवार को दावा किया है कि और कहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली देश की सरकार मूर्ख है और जल्द ही उसका अंत हो जाएगा। जी हाँ, ARY न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अदियाला जेल में पत्रकारों से बात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहबाज सरकार स्थिति को नहीं समझ रही है। इमरान खान ने आगे कहा कि ये सरकार गहरे संकट में फंसती जा रही है और जल्द ही उसका अंत हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि सरकार के विपरीत उसके पास पर्याप्त समय है। तो वहीं आपको बता दें, सऊदी अरबिया में हुई मुस्लिम देशों की एक बैठक और लाइन पर आ गया इजराइल। क्या रुक जाएगी जंग? दरअसल इस्माइल हानिया की मौत को लेकर ईरान के आह्वान पर रिक्वेस्ट पर मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC की बैठक बुलाई गई। सऊदी अरब के जिद्दा में बुधवार को हुई इस बैठक में के 24 घंटे के भीतर ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। कल तक जो नेतन्याहू गाजा में संघर्ष विराम के लिए आनाकानी कर रहे थे वो अब बातचीत के लिए तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि इजराइल गाजा में संघर्ष विराम की वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए राजी है। अमेरिका, कतर और मिस्र के मध्यस्थों की मांग पर इजराइल ने 15 अगस्त को बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने पर सहमति जताई है। जी हाँ, लेकिन वहीं ये भी देखा जा रहा है कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में सबसे खतरनाक F-22 स्टील्थ जेट भेज दिया है। इजराइल को ईरान के हमले से क्या बचा पाएंगे अमेरिका अगर युद्ध शुरू हुआ? तो ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। ये ऐसा समय हुआ है जब इजराइल पर ईरान के हमले का अंदेशा है। इजराइल पर संभावित ईरानी जवाबी हमले को देखते हुए अमेरिका लगातार इस क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। तो वहीं बता दें, अमृतपाल सिंह बना रहेगा सांसद। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह के पंजाब के खडूर साहिब से सांसद के रूप में निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ के समक्ष दावा किया है कि संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है और इसके अनुसार कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक
तक वो भारत का नागरिक ना हो। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले में प्रतिवादी संख्या 4 अमृतपाल सिंह ने कहा था कि वो भारत के संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखते। इस पर पीठ ने कहा आप निर्वाचन याचिका दाखिल करें। याचिकाकर्ता ने कहा कि वो खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, लेकिन सिंह द्वारा पूर्व में दिए गए बयानों से बहुत आहत हैं। पीठ ने कहा कि यह साक्ष्य का मामला है, इसके लिए निर्धारित प्रक्रियाएं हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान है कि पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि धन्यवाद, खारिज की जाती है ये याचिका। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें ये भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगेगी दोस्तों। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, ताकि हम आपको यहाँ पर एक से एक बड़ी और बेहतरीन खबरें बताते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 मिनट के अंदर। वर्ल्ड न्यूज से लेकर के देश की सारी तमाम खबरें यहाँ पर हम कवर करते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत कहते हुए शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और मिलता अगली बड़ी खबर में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।